हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के लिए लेके आया हूं। यहाँ पे ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आने वाली अपकमिंग जो एग्जाम है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी कवर कर देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है, मैंने 2014 से लेकर 2020 तक के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग ट्यूटर और यहाँ पे एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के जो एग्जाम हुए हैं, उनका इंटेंस एनालिसिस करने के बाद इन 50 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो 50 टॉपिक्स है, आपका अराउंड 70% ऑफ एग्जामिनेशन पेपर यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इनसे 70% पेपर अगर बनता है तो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे बेस बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन 50 टॉपिक्स को आप क्या करिएगा, जरूर कवर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, इनमें क्या पढ़ना है और किस तरह से स्टडी करनी है, क्या आपका पैटर्न होने वाला है, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि इन टॉपिक्स को लिख लेने मात्र से आपको ये समझ नहीं आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन 50 टॉपिक्स को किस तरह से करना है कवर। ठीक है, ताकि आप इन टॉपिक्स को कवर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे आप जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशंस। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन, आप लिख लीजिए। नंबर 1 टॉपिक इज कैलकुलेशन। देखिए यहां पे इस कैलकुलेशन के अंदर 4 प्रकार की कैलकुलेशंस हमारे को एग्जाम में देखने को मिलती है। इन चारों में से या तो 2 आ जाती है या एक तो 100% आती है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन आती है नंबर 1, ड्रग डोज कैलकुलेशन, जिसके अंदर हमारे को एक अमाउंट ऑफ फ्लूइड दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है और ड्रिप फैक्टर दिया जाता है। फिर हमारे से पूछा जाता है कि किस समय पे किस रेट से ये फ्लूइड कितने टाइम में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि कितना फ्लूइड कितने टाइम में किस रेट से देना है। ठीक है, ये आपसे ड्रग डोज कैलकुलेशन का पूछा जाता है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे ड्रग डोज कैलकुलेशन। सेकंड जो कैलकुलेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में भी हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारे से 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है झोल, और इस झोल के कारण हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को एकदम एग्जैक्टली और बहुत ही क्या जो अपन गलत करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। एक चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का कुछ ही मिनट्स में आपका ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का कैलकुलेशन है वो कवर हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू होइएगा। ठीक है, तो सेकेंड कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी आती है ईडीडी की कैलकुलेशन। ठीक है, निगल्स रूल्स जो होता है। थर्ड जो हमारे से यहाँ पे पूछा जाता है फॉरेनहाइट से कन्वर्जन सेंटीग्रेड में। ठीक है, फॉरेनहाइट दिया जाता है और पूछा जाता है कि कितना सेंटीग्रेड हो गया। तो ये जो थर्ड कैलकुलेशन है ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से होने वाली कैलकुलेशन है, पर हम लोग इसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरी जो कैलकुलेशन है फॉरेनहाइट टू सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्जन, ये आपको कवर करना है। चौथी जो कैलकुलेशन आती है, जो कैलकुलेशन नहीं है बेसिकली वो जेटीपाल स्कोरिंग होती है, स्कोर जो पूछा जाता है वो है। तो इन चारों में से याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 100% आता है, याद रखिएगा। और वो एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका 1 मार्क्स कवर होता है। इस तरह से आपका 1 मार्क्स भी बहुत ही बड़ा आधार बन जाता है सिलेक्शन के लिए। चलते हैं दूसरे टॉपिक के लिए। पिछले बार भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट्स होती हैं वो होती है एमएसएन, ओबीजी। ठीक है, तो एमएसएन के अंदर मैंने आपको बताया था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी मैं आपको अगर मैं बताऊं कि स्पेसिफिक कौन सा चैप्टर है तो मैं आपको बताऊंगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जो इंटेंस एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने पिछला जो 2020 का पेपर था उसके अंदर भी आपका एक जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ये जो क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी, कोगविल रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी, ये जो रिजिडिटी देखने को मिलती है पार्किंसन डिजीज में, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीजेज में, ये जो देखने को मिलती है रिजिडिटी के टाइप, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्योंकि इस तरह का हम जब एग्जाम देते हैं और हम जब सिलेबस को कवर करते हैं तो मात्र कोगविल रिजिडिटी को हम बहुत बार पढ़े हैं, जबकि क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी और ये लेड पाइप रिजिडिटी ये हमने बहुत कम पढ़ी है। तो ये जो इंटेंस एनालिसिस है वो यही कहता है कि जो, और इसके अलावा भी न्यूरोलॉजी के अंदर से 3-4 और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, पोस्चर से रिलेटेड डिकोर्टिकेट और डिसेरेब्रेट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंदर देखिए फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप कंप्लीट न्यूरोलॉजी पढ़िए, न्यूरोलॉजी का चैप्टर पूरा पढ़िए, क्योंकि ये अकेला न्यूरोलॉजी का जो चैप्टर है इसके अंदर भी देखो। हाँ, सेकेंड में आपको ये और बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, तो आप टॉपिक नंबर 2 लिख लीजिए यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स।
न्यूरोलॉजी के अंदर से क्या लिखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 डिसऑर्डर होते हैं, जैसा कि आपको पता है, पार्किंसन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। टॉपिक नंबर 3 लिखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्या आता है, एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है और नेक्स्ट क्या होता है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक नंबर 1 हो गया कैलकुलेशन, टॉपिक नंबर 2 हो गया सीएनएस के डिसऑर्डर, टॉपिक नंबर 3 हो गया पीएनएस के डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो सीएनएस के डिसऑर्डर्स है उसके अंदर आपने लिखा है, क्या लिखा है, पार्किंसन डिजीज लिखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखी है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने क्या लिखा है, माइस्थेनिया ग्रेविस लिखा है और क्या लिखा है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS। तीसरा, अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझा रहा हूँ कि ये जो सीएनएस के डिसऑर्डर दो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पार्किंसन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनको एक ही पेज के अंदर एक साइड में आप क्या लिखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखिए, एक साइड में लिखिए पार्किंसन डिजीज। इसका क्या कोज है, इसका क्या कोज है, दोनों साथ लिखिए। इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसका क्या मैनेजमेंट है, इसका क्या मैनेजमेंट, दोनों को एक साथ लिखिए और इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करिए, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिए, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो हमारे को क्या होता है, देखिए ये जो फीचर है माइस्थेनिया ग्रेविस का है कि एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। अगर आप इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कंफ्यूजन के कारण जो आपके मार्क्स कट होते हैं, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे सीएनएस के दोनों डिसऑर्डर्स को एक ही पेज में लिख के दोनों को पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों डिसऑर्डर्स को एक ही पेज में लिख के पढ़ना है। तीसरा चीज, न्यूरोलॉजी के अंदर से पूछे जाते हैं क्रेनियल नर्व्स डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के 2 डिसऑर्डर हम मेनली पढ़ते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया और फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी। इसको भी क्या करना है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को और फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी को, दोनों को एक जगह लिखना है, दोनों को पढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिए 4 टॉपिक्स। अब चलते हैं 5वें टॉपिक की तरफ, वो होता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए फ्रेंड्स, ओबीजी के अंदर से डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या आता है, जेक्वेमर साइन क्या होता है, चेडविक साइन क्या होता है, ओसिएंडर साइन क्या होता है, पिस्कासेक साइन क्या होता है, ये जितने भी साइन है जो कि बार बार हेगार साइन क्या है, ये बहुत गोडेल साइन क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ये कब होते हैं, क्या ये मैनिफेस्ट करते हैं, क्या इसमें देखते होते हैं, ये चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और पिछले सालों के क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी चैप्टर में से मिलता ही मिलता है। ठीक है, बहुत बार देखते हैं हम, चेडविक साइन है, ये सारे के सारे साइंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक ट्रिकी वीडियो मैंने यहाँ पे चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो आप उस डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का जो चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, वो बहुत ही आप इजीली कवर कर लेंगे, विद इन मिनट्स के अंदर आप ये कवर हो जाएगा डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, साइकोफार्मेकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइकोफार्मेकोलॉजी है, इसके अंदर आपको पता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीमेनिक ड्रग्स जिसमें लिथियम आता है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका क्या रेंज है, ठीक है, क्या क्या इसके साथ ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर सर्ट्रालिन जो होती है, एसएसआरआईज होती है, मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एमएओआईज होती है, ट्राईसाइक्लिक एसिड्स होते हैं, टीसीएज होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स हो गए, एंटीमेनिक्स हो गए, यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर्स जिनको कहते हैं, इसके एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गई। ये सारी की सारी जो भी साइकोफार्मेकोलॉजी है जो हम पढ़ते हैं, इसमें शायद मतलब 4 या 5 क्लासिफिकेशन ड्रग्स पूछी जाती है हमारे से। देखिए फ्रेंड्स, वो हमारे को चैप्टर कवर करना ही करना है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पीजेएमईआर चंडीगढ़ के अंदर न्यूरोलॉजी के साथ साथ इस जो साइकोफार्मेकोलॉजी का कनेक्शन बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो अपना मतलब एंटी पार्किंसन से इसको क्या करते हैं, जो पार्किंसन के फीचर्स आते हैं ड्रग्स से, उनके साथ रिलेट करके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के क्वेश्चंस को अगर मैंने एनालाइज किया है तो उनके अंदर साइकोफार्मेकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे साइकोफार्मेकोलॉजी को आप लाइट मत लीजिएगा, ये 4-5 जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो जरूर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे 6th नंबर का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी देखिए फ्रेंड्स, आज के हिसाब से, और मैं ये मानता हूँ कि हर एक एग्जाम के लिए ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी चीज़ है जो हमारे को डिफरेंस क्रिएट करती है एक नॉर्मल आदमी में और एक मेडिकल प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ ही साथ इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है
है, ठीक है। और इसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अपडेशन आया है, ठीक है, अपडेट आया है इसका 2016 के अंदर। तो उस अपडेट के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें हटाई गई है, कुछ चीज़ें ऐड करी गई है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो एकदम ट्रेंडिंग और जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है चैप्टर यहाँ पे चैनल पे, जरूर उससे गो थ्रू होइएगा फ्रेंड्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 7 टॉपिक्स। चलते हैं टॉपिक नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर टॉपिक है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के पेपर के अंदर IMNCI का, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, पर IMNCI जो अपन बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, उनके अंदर से IMNCI को बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर IMNCI आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2016 के अंदर इसका क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो दोनों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से हम पढ़ते हैं, कवर करिएगा जरूर। चलते हैं टॉपिक नंबर 10 की तरफ। टॉपिक नंबर 10 है हमारी कमेटीज, ठीक है, हेल्थ एंड प्लानिंग कमेटीज इन इंडिया। एक मैंने बहुत ही शानदार वीडियो बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ यहाँ पे चैनल पे डाला हुआ है, जिसको आज तक अगर कमेटीज याद नहीं हुई है, चड्डा कमेटी, मुदालियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी, और इनके अंदर क्या क्या यहाँ पे रिकमेंडेशंस आई थी, वो अगर आज तक किसी आदमी को याद नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये याद हुआ कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कमेटीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रीनल स्टोन, ठीक है। रीनल स्टोन के अंदर से देखिए फ्रेंड्स, रीनल स्टोन्स के टाइप कौन से होते हैं, एसिड स्टोन्स कौन से होते हैं, बेसिक स्टोन्स कौन से होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की डाइट दी जाती है, एल्कलाइन एश डाइट किस में दी जाती है, एसिड एश डाइट किस में दी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे स्टोन का, तो स्टोन भी आपको कवर करना है। अब है एक बहुत ही वास्ट और ब्रॉड टॉपिक जो है नेक्स्ट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये टॉपिक भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवर करना ही करना होता है। वैक्सीनेशन के अंदर से देखिए सभी चीज़ें, जितनी वैक्सीन है, कहाँ रखी जाती है, कैसे रखी जाती है, क्या साइड इफेक्ट होता है, कब दी जाती है, क्या रूट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हो। इम्यूनाइजेशन के अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, ये सारा का सारा जो भी है ट्रेंड्स के हिसाब से 8% जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको ये कवर करना है। कहाँ से करते होते हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो साइट है वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो मिल जाएगा। चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने एक बार ये डाला था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लास्ट ईयर्स के एग्जाम के अंदर पीडियाट्रिक के अंदर से एक ज्वलनशील टॉपिक होता है ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये बहुत ही जरूरी होता है कवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो भी है सारे के सारे वो माइलस्टोन अपने को याद करने हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी देखिए आपको फ्रेंड्स हर बार पूछ लिया जाता है, कॉपर टी से रिलेटेड पूछ लिया जाए, बेरियर मेथड से रिलेटेड पूछ लिया जाए, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए, माला डी, माला एन, इनके बारे में पूछ लिया जाए, लेप्रोस्कोपी की जो वेसेक्टोमी होती है उसके लिए पूछ लिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी के लिए होता है उसके लिए पूछ लिया जाए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉन्ट्रासेप्शन में आती है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। आप चाहे इसको कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट से करिए कवर या ओबीजी के एस्पेक्ट से, ओबीजी में भी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं, कम्युनिटी में भी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी। हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करने। हेड इंजरी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पाइनल इंजरी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पाइनल इंजरी का जो क्वेश्चन है देखो लास्ट ईयर जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर देखने को मिला था कि जो इस लेवल पे अगर मान लीजिए जो मतलब अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर C3 C4 लेवल पे अगर इंजरी हो जाती है तो हम क्या देखते हैं पेशेंट के अंदर, उसका रेस्पिरेटरी सीजेशन हो जाता है, वहाँ पे उसका श्वास रुक जाता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहाँ होता है, कैसे होता है, किस लेवल तक इंजरी होती है तब होता है, तो ये हमारे को बहुत बार पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, तो हमारे को कवर करनी है। टॉपिक नंबर यहाँ पे 16 फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल के डायमीटर्स, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फीमेल पेल्विस के डायमीटर्स और फीटल स्कल के डायमीटर्स। टॉपिक नंबर 17 में यहाँ पे कहूँगा ब्लड डिस्क्रेसियाज इन चिल्ड्रन, ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर हैं बच्चे के अंदर वो सारे देखने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर सिर्फ हीमोफीलिया पढ़ लेगा, नहीं सर,
अकेला हीमोफीलिया नहीं, ब्लड डिस्करेसिया सारे पढ़ने हैं। और कैसे पढ़ने हैं, सारों को एक साथ लिख के, एक जगह लिख के उनका कंपैरेटिव स्टडी करना है। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ठीक है, और स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, ये सारा एक साथ लिख के आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ब्लड डिस्क्रेसिया इन चिल्ड्रन, ये है अपना टॉपिक नंबर 17। ठीक है, चलते हैं टॉपिक नंबर 18, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ पढ़नी है। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों चीज़ें आपको, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस, कौन कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है किस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने बहुत ट्रिक्स से समझाया है कि कैसे याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें जो याद नहीं रहती है, 60 से 70 हमारे को ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी होती है, वो नहीं होती है। कई ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि यार सब चीज़ें अपने को याद हो ही, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं याद होती है चॉइस को, वो मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उससे गो थ्रू होइएगा। आप एक बार देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको हाफ, यहाँ पे 50% ड्रग ऑफ चॉइस याद हो जाएगी। दूसरी बार वीडियो को देखेंगे 70% याद हो जाएगी, और तीसरी बार वीडियो देखेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% सारी के सारे 50 to 60 ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट एक वीडियो है उसी के अंदर एंटीडोट्स, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट्स भी आपको देखिए याद हो ना हो, क्योंकि बहुत सारी एंटीडोट्स हैं जो अपने को याद रखनी होती। तो वीडियो के अंदर एक एंटीडोट्स का भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो एंटीडोट्स भी उसमें से कवर करिएगा। ये दोनों वीडियो कवर करने के बाद आप मेरे को बताइएगा कि इनमें से कितना % आपको याद हुआ। ठीक है, फार्मेकोलॉजी के अंदर अगर सेक्शंस में से देखें तो यहाँ पे हमारा से 50% फार्माकोलॉजी तो ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट में ही आ जाता है। इसके अलावा कुछ बचे कुछ 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो फार्मेकोलॉजी में से आते हैं। फार्मेकोलॉजी में से ये दो जो चीज़ें हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% भी नहीं तो मैं यहाँ पे 30 to 40% यहाँ पे सिलेबस फार्मेकोलॉजी का यही मान लेता हूँ कि इसके बाहर तो 30-40% क्वेश्चन तो इसी में से आ जाते हैं। इसके अलावा कहीं आते हैं बचे खुचे तो 1 या 2 क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट्स को जरूर पढ़िएगा। टॉपिक नंबर 19 है सिजोफ्रेनिया। देखिए फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया को क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिजोफ्रेनिया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स सिजोफ्रेनिया जो है उसके अंदर सभी की सभी जितनी भी टर्म्स हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो सारे के सारे फीचर्स के अंदर सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। तो आपको सिजोफ्रेनिया पढ़ने से जितनी भी टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी की, साइकेट्रिक की, वो सारी याद हो जाती है। इसलिए आपको जितने भी टाइप्स ऑफ डिल्यूजन है, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है, सारे के सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए आप ये जो सिजोफ्रेनिया पढ़ लेते हैं तो सारे के सारी टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिक की, वो कवर हो जाती है। टॉपिक नंबर 20 है यहाँ पे ट्यूमर मार्कर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 to 12 अपने को ट्यूमर मार्कर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है, पेनक्रेटिक कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है, ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है। तो ये बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, वो भी अगर हम गलत करके आते हैं तो सर हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस को तो कम से कम हम कवर करें, ये हमारी पहली रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, जिसको बहुत ही बच्चों ने लाइक भी किया है कि सर ये बहुत ही शानदार वीडियो है। तो उस ट्यूमर मार्कर को जरूर देखिए। ट्यूमर एक 2 मिनट का वीडियो है, मात्र 2 मिनट का, जिसके अंदर मैंने लिखा भी है कि सिर्फ 2 मिनट में सारे ट्यूमर मार्कर याद करिए। सिर्फ 2 मिनट में, वो 2 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर मैंने सारे ट्यूमर मार्कर लिख दिए। आप आराम से उनको देखिए, लिखिए और याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे कभी कभी तो इस चीज़ से भी परेशान होते हैं कि उनके पास एक प्रॉपर सिलेबस और प्रॉपर वो जो मटेरियल होता है पढ़ने का, वो ही नहीं मिल पाता। ट्यूमर मार्कर 1 या 2 मिल जाते हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइड्स के अंदर से, प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, तो 2 या 4 आ जाते हैं ट्यूमर मार्कर, पर सारे एक साथ नहीं आ पाते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उनको बेचारों को मटेरियल की कमी होती है। तो इस करके जहाँ से मटेरियल मिलता है एक साथ, मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो अभी रैपिड रिवीजन के जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर सारी चीज़ें एक साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए WHO का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा है तो मैं सभी जितनी भी चीज़ें हैं, UNO है और है, ILO है, इन सब के हेडक्वार्टर एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि ना ये मटेरियल आपको इस तरह से मिले कि जो आपको बार बार बहुत सारी बुक्स को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्यूमर मार्कर का वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपका ट्यूमर मार्कर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टॉपिक नंबर 20। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 21। नंबर 1 टॉपिक है डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा एक ब्रॉड और वास्ट क्या है टॉपिक है। तो डायबिटीज मिलिटस के अंदर आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज मिलिटस के टाइप्स,
इंसुलिन के टाइप्स और इंसुलिन का पीक टाइम, इंसुलिन के कारण जो भी अपन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, डाउन फिनोमिना, सोमागाई फिनोमिना, ये सारे के सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो ये HHNS क्या होता है, ठीक है, और DKA क्या होता है और उनका मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी हमारे को यहाँ पे कवर करने होते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ के मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, वो भी हमारे को यहाँ पे कवर करना होता है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ मिलिटस जो है एंडोक्राइनोकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही वास्ट और ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको कवर करना ही करना होता है। एग्जाम के अंदर इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार हर तरीके से घूम घूम के आते हैं कि ठीक है, एक क्लाइंट ने इंसुलिन लिया रात को 8 बजे, उसको 2 बजे बहुत कम हो गया है उसका RBS, तो हम क्या देखते हैं, क्या हुआ है उस पेशेंट को। तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज़ मिलिटस को आपको जरूर कवर करना है। बहुत बार एग्जाम यहाँ पे स्ट्रेट भी आ जाते हैं और घुमा के भी यहाँ पे क्वेश्चन डायबिटीज़ मिलिटस में से पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 22 है हमारा यहाँ पे नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज। पोटेशियम का वैल्यू क्या है, PTINR का वैल्यू क्या है, ठीक है, ये जो जितनी भी लेबोरेटरीज वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे एल्ब्यूमिन का वैल्यू क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें, प्लेटलेट्स कितनी होती है, WBC कितनी होती है, RBC कितनी होती है नॉर्मल, ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज़ तो हर एक व्यक्ति को याद होनी ही होनी चाहिए, हर मेडिको को ये नॉर्मल चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर भी गाँव में बैठे हैं और आपको कोई ला के रिपोर्ट दिखा देता है, आपको नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज ही नहीं पता है, तो आप कैसे देख लेंगे। ये तो बहुत शुक्र की बात है कि आजकल उन लेबोरेटरी वैल्यूज़ के अंदर रेफरेंस रेंज दी होती है, नॉर्मल वैल्यूज दी होती है। अगर वो नहीं दी हुई हो तो हमारी तो वहाँ पे धज्जियाँ उड़ सकती है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से भी, साथ ही साथ नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से भी, ठीक है। एग्जाम के अंदर तो बहुत बार पूछा जाता है नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज को, इतनी सारी लेबोरेटरी वैल्यूज है। हाँ, इसका भी मैंने एक वीडियो बहुत शानदार बना के यहाँ पे डाला हुआ है, जिसके अंदर इतने ट्रिक्स बताए हैं कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि हाँ भाई साहब PTINR की वैल्यू क्या होती है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टॉपिक नंबर 23 है यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में से बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आंसुओं के अंदर, टीयर्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक वीडियो है, उसके अंदर आप मैंने देखिए बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास मटेरियल है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जरूर पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चलते हैं टॉपिक नंबर 24 की तरफ, रीनल फेल्योर। अब रीनल फेल्योर है, दोनों तरीके से पढ़ना है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर। क्रॉनिक रीनल फेल्योर पढ़ रहे हो तो आपको उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, डिजीज प्रोसेस क्या है, इसके अंदर डायलिसिस भी पढ़ना होता है, इसके अंदर जो फिस्टुला होता है वो भी पढ़ना होता है, फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे डायलिसिस के अंदर हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों पढ़ने होते हैं, और भी जो डायलिसिस के प्रकार हैं वो भी पढ़ने होते हैं। कितने प्रकार के फिस्टुला होते हैं, कितने प्रकार के शंट हैं जो लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्या चेक किया जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो आपको क्रॉनिक रीनल फेल्योर में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे रीनल फेल्योर अपना होता है, टॉपिक नंबर 24 जरूर पढ़ना है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 25 है बर्न। बर्न की सारी डिग्रीज, आजकल जो डिग्री ऑफ बर्न चल रहा है उनको आज एक अलग तरीके से क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ बर्न पढ़ना है, बर्न का मैनेजमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 26, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर क्वाशियरकोर मेरेस्मस जो होता है वो आपको पढ़ना है। एग्जाम में क्या पूछा गया था, गोमेज क्लासिफिकेशन, IAP का क्लासिफिकेशन, WHO का क्लासिफिकेशन, ये पूछे गए थे PEM में से, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ने, ठीक है। चलते हैं 27 में, टॉपिक नंबर 27। मैं आपको पिछले एक वीडियो के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की एक बुक बताया था, विवेक जैन। उस विवेक जैन के मैंने आपको बताए थे गोल्डन पॉइंट्स। तो विवेक जैन उस बुक के गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो अराउंड 50 पेजेस हैं। फ्रेंड्स, वो 50 पेजेस आपके इस सिलेक्शन का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं PGIMER चंडीगढ़ के अंदर वो विवेक जैन में से आते हैं। और इस चीज़ का मैंने आपको एक प्रूफ भी दिया था कि लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं। जैसे कि नॉर्सेट में लाइन टू लाइन सॉन्डर्स से उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ही PGIMER चंडीगढ़ के अंदर लाइन टू लाइन विवेक जैन में से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विवेक जैन के जो मैंने 50 गोल्डन पेजेस जो बताए थे, गोल्डन पॉइंट्स के 50 पेजेस, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 27 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन, दोनों साथ पढ़ने हैं। क्यों दोनों को साथ क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मैं बताऊंगा तो ये टॉपिक्स 50 नहीं हो पाएंगे, 100 टॉपिक्स हो जाते हैं। एक ही टॉपिक में 4-4 चीज़ें बता रहा हूँ, पर सर बताने का रीज़न है कि सर आप इनको
कंपैरेटिव स्टडी करोगे। कंपैरेटिव स्टडी से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स कम रहेंगे, और जितने कम कन्फ्यूजन्स रहेंगे उतना ही आपका क्या होगा, टॉपिक अच्छे से कवर होएगा, साथ ही साथ आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज कन्फ्यूजन से ही आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप कहते हो, जहाँ पे जब एग्जामिनेशन हॉल से क्वेश्चन करके बाहर आते हो, पेपर करके बाहर आते हो, कहते हो मेरे 90 सही है। रास्ते में थोड़ा सा आप करते हो डिस्कशन तो पता चलता है कि 90 नहीं 85 ही सही है, 5 गलत हो जाते हैं। फिर मेट्रो में घूमते घूमते जब तक बस स्टैंड तक पहुंचे तो मेट्रो में 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए, वो भी 5 गलत है। अब आपके 80 सही रह जाते हैं। ठीक है, 80 में से फिर बाद के अंदर आप एग्जाम देके घर पे जाके एग्जाम में किताब में 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं तो पता चलता है 70 ही सही रह गए। तो कहाँ 90 और कहाँ 70, तो 90 में से सिर्फ यहाँ पे 100 में 70 सही रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यही है कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन, जिससे हमारे 90 की जो 70 सही हो पाते हैं, जबकि करके 90 आए। अब इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि माइनस मार्किंग है, जिससे हमारा जितना मार्क्स बन रहा होता है उसमें से चला और जाता है। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा रीजन होता है कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन को इसीलिए मैं कवर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इन टॉपिक्स को इस तरह से एक साथ पढ़ना है कि साहब मल्टीपल स्क्लेरोसिस को और पार्किंसन को साथ पढ़ना है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है तो दिमाग में वैसे ही आ जाएगा कि भाई इनकी पैथोफिजियोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होगी, उनकी पेरिफेरल एरियाज में कहीं पे होगी। तो इतना तो उनसे ही समझ आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे को कवर करनी होती है। तो हमारा टॉपिक नंबर 28 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन, साथ पढ़ना है। टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, सारी की सारी पढ़नी है। ऐसे ही टाइप ऑफ एबॉर्शन, मिस एबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, सारे साथ पढ़ने हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक नंबर 29, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स एबनॉर्मेलिटीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल सब पढ़ते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल सब पढ़ लेते हैं, कितने दिन का होता है, कैसे सिक्रेटरी फेज होती है, कौन सी प्रोलिफेरेटिव फेज होती है, कितने दिन चलती है, सब पता है सभी को। पर इसके जो एबनॉर्मलिटीज है वो कोई कवर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इसकी एबनॉर्मलिटीज है जिसके अंदर हम करते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, मेनोरेजिया क्या होता है, मेट्रोरेजिया क्या होता है, मेट्रोमेनोरेजिया क्या होता है, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो आपको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एबनॉर्मलिटीज है उसमें मिल जाएगा। आपको ये जरूर पढ़नी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 30, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस और इसी के साथ एबीजी एनालिसिस, दोनों चीज पढ़नी है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ये चारों चीज आप एसिड बेस बैलेंस में पढ़ते हैं। साथ ही साथ एबीजी एनालिसिस करना भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए मैं आपको एबीजी एनालिसिस बता रहा हूँ। एबीजी की दे के पूछ लेते, कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है कि एल्कोलोसिस है। इन 6 चीज़ों में से कैसे भी करके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 31, पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट्स। एवरी प्रोसीजर, हर एक प्रोसीजर के अंदर पोजीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई जो प्रोसीजर्स हैं उनके बाद में भी उनकी पोजीशन का रोल होता है। कई प्रोसीजर्स ऐसे हो जिनके अंदर प्रोसीजर से पहले पोजीशन का बहुत रोल होता है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग ऑफ द क्लाइंट है वो हर एक प्रोसीजर के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इन सभी पोजीशनिंग ऑफ क्लाइंट्स को हमारे को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, टॉपिक नंबर 32, एस्पिरेशन एंड बायोप्सीज। जितने भी एस्पिरेशंस हैं, थोरासेंटेसिस हो गया, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हो गया, ठीक है, लंबर पंक्चर हो गया, ये जितने भी पंक्चर्स हैं ये सारे एस्पिरेशंस हैं। ये एस्पिरेशंस हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सारी की सारी बायोप्सीज, रीनल बायोप्सी है, लिवर बायोप्सी है, ठीक है, ये जितनी बायोप्सीज होती हैं वो। तो एस्पिरेशन और बायोप्सीज ये सारी पढ़नी है एक साथ। इनके अंदर क्या पढ़ना होता है, देखिए फ्रेंड्स, इनके अंदर हम देखते हैं कि किस साइड से किया जाता है। कैसे पूछा जाता है, लंबर पंक्चर किस साइड से किया जाता है, लिवर पंक्चर किस साइड से किया जाता है, ठीक है, लिवर बायोप्सी, ठीक है, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस किस साइड से किया जाता है, सिस्टर्नल पंक्चर किस साइड से किया जाता है। तो इनकी साइट इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है कि ये करते टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है, लिवर बायोप्सी की पोजीशन कौन सी है, लंबर पंक्चर की पोजीशन कौन सी है। तो सेकंड इनमें से पूछा जाता है पोजीशन। ये जितने भी एस्पिरेशन और बायोप्सीज, इनकी साइट, इनकी पोजीशन और इनकी आफ्टर केयर। जैसे कि लीवर बायोप्सी ले ली साहब, आफ्टर केयर क्या करते हैं साहब, उसी साइड के अंदर हमारे को करवट दिलानी होती है और एक तकिया यहाँ लगा देना होता है जहाँ लीवर के जहाँ से पंक्चर किया है। तो ये आफ्टर केयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे साइट, यहाँ पे पोजीशन और आफ्टर केयर, तीनों चीज हमारे को सभी एस्पिरेशन और बायोप्सीज में पढ़ना ही पढ़ना है। चलते हैं टॉपिक नंबर 33 की तरफ।
टॉपिक नंबर 33 है हमारा कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, सभी पोस्चर्स आ जाती हैं, डिकोर्टिकेट, डिसेरेब्रेट, ग्लासगो कोमा स्केल आ जाती है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, चाइनीज टॉक्स रेस्पिरेशन क्या होता है, टैक्सी रेस्पिरेशन क्या होता है, न्यूरोलॉजिक हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स के जो होते हैं कि फंक्शनिंग को चेक करने वाले, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स का असेसमेंट हो गया, वो आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमारे को पढ़ना होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्लासगो कोमा स्केल वो कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का एक टूल है, उसी में से आता है। डिसेरेब्रेट, डिकोर्टिकल पोस्चर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से आता है, ये कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का एक टूल है, पोस्चरिंग वहाँ से आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 34, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैंने एक वीडियो में कवर किया है। इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो वीडियो है उसके अंदर से मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आता है उसके बाहर नहीं जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर कवर करिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो सारी की सारी कवर करी है वहाँ पे, जो कि अब हमारे को पूछी जाती है। और क्लासिकल कौन कौन सी है वो भी बताइए, गोनोरिया क्या है, सिफिलिस क्या है। इनका मेनली तो सभी बच्चों के पास सबसे बड़ा इसका एक तो ड्रॉबैक यह है कि इनसे रिलेटेड मटेरियल ही नहीं मिल पाता है कि पढ़े कहाँ से आखिर इनको, क्योंकि एनक्लेक्स आर एन साउंडर्स में भी इसका बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती है, आपकी एकेडमिक बुक्स में भी STDs देखने को बहुत कम मिलती है, कहाँ से पढ़े। तो यहाँ से सर आप इसका वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और वो देखने के बाद आप वहाँ कमेंट छोड़ दीजिएगा कि बता देना कि हाँ सर बहुत अच्छा है कि बुरा है, उसमें और क्या करना है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो STD के अंदर बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा जरूर। टॉपिक नंबर 35, एडिशन डिजीज और कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर से एडिशन डिजीज और कशिंग सिंड्रोम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कशिंग सिंड्रोम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 36, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर सब चीज़ें आती है, आपको पता है, मोरूला, ब्लास्टूला, ये जो होता है ये OBG का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पिछले एक बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको डाला है, क्योंकि एक बार पूछा गया तो उसके बाद नहीं पूछा गया, तो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 37, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये एक बच्चे के लिए, एक इन्फेंट के लिए और एक एडल्ट के लिए तीनों चीज़ें याद रखनी होती है कि कितना प्रेस करना होता है, किस हिसाब से करना होता है, क्या रेशियो होता है वेंटिलेशन और उसका, ठीक है, रेस्पिरेशन का। तो ये CPR है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है, किस साइट पे हम कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। तो CPR आपको कवर करना है। टॉपिक नंबर 38 है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में हम क्या कवर करते हैं, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, दोनों को आराम से पढ़ना है। एक्लेम्पसिया के अंदर क्या ट्रीटमेंट का जो मॉडलिटी होता है यूज़ करते हैं, प्री एक्लेम्पसिया में क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटी होता है, किसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, वो भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 39 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वैसे तो पूरा पढ़ना चाहिए, अगर फिर भी नहीं पढ़ते हो कि भाई जल्दबाजी में अब 2 घंटे में हमारे को न्यूट्रिशन ही पढ़ना है, तो क्या पढ़े, विटामिन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी विटामिन का रिकमेंडेड डेली अमाउंट, विटामिन B12 कितना लेना है, B1 कितना लेना चाहिए, रोज कितना लेना चाहिए, तो RDA जिसको कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अमाउंट, रिकमेंडेड कितना है, डेली कितना लेना चाहिए, वो पूछा जाता है। इनका जो साइंटिफिक नाम होता है वो पूछा जाता है कि भाई साहब विटामिन C को क्या कहते हैं, स्कारबिक एसिड, विटामिन D को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरोल है ना, कोलिकैल्सीफेरोल, ये ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन पढ़ लीजिए। और इन विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है वो, तो यहाँ पे 3 चीज़ पूछी जाती है, RDA, इनका साइंटिफिक नेम और इनकी डिजीज। तो विटामिन आप यहाँ पे कम से कम पढ़ लीजिए, ठीक है। अब पूरा न्यूट्रिशन आप कवर नहीं करते, वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा पूरा न्यूट्रिशन कवर करिए, क्योंकि ये ओनली 20 या 25 पेजेस में आ जाती है पूरी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन की, और 20 या 25 पेजेस हैं, तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ कि 5 से 6 घंटे में आपको कवर कर लोगे, और क्या करेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिशन को नहीं लग पाता है टाइम, इतने में पूरा न्यूट्रिशन कवर हो जाता है। चलते हैं टॉपिक नंबर 40, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन आप सभी को पता है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर कि ये जो मतलब बिफोर यहाँ पे डिलीवरी के जो सर्कुलेशन से रिलेटेड फीटस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थी, आफ्टर डिलीवरी वो या तो ऑब्लिटरेट हो जाती है और किसी न किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो परिवर्तन के बाद उनको किस नाम से जाना जाता है और किस समय पे ये क्या होती है, बंद हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है और परिवर्तित हो जाती है, उसका टाइमिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन हमारे को याद होना चाहिए। चलते हैं टॉपिक नंबर 41 पे, IV थेरेपी और इट्स कॉम्प्लिकेशन। IV थेरेपी में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं,
ठीक है, ये सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक क्या होते हैं, साथ ही साथ आईवी थेरेपी के क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हीमाटोमा क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। अंतर होता है कि जैसे कि कूल क्लेमी लग रही है हमारे को एक्सट्रीमिटी जहाँ पे हमने कैनुला लगाया हुआ है, तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कि हेमाटोमा हुआ है, हमारे को पता लगाना होता है। ठीक है, तो इनके ये कॉम्प्लिकेशंस है। थ्रोम्बोफ्लाइटिस में क्या है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। फेलेबाइटिस में क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी क्लेब्सी क्या होता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, क्लेब्सी। क्लीसा क्या होता है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है, आईवी थेरेपी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछी गई है लास्ट ईयर्स के एग्जाम में। ठीक है, तो आईवी थेरेपी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन आपको जरूर कवर करना है। नेक्स्ट ऑफ टॉपिक नंबर 42, कम्युनिकेबल डिजीजेस। सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको पढ़नी है, एक साथ पढ़नी है। मैं अकेला ऐसे नहीं कहूँ पोलियो ही पढ़ना है जी, नहीं, मीजल्स भी पढ़ना है, डीपीटी भी पढ़ना है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ठीक है, इसके अलावा आपको पोलियो भी पढ़ना है, मम्प्स भी पढ़ना है। इनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, क्या हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेज आपको कवर करनी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 43 है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के अंदर से क्या पूछा जाता है, सनसेट आई का, मेसविन साइन का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ इसमें संट जो होते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, वेंट्रिकुलो प्लूरल संट, ये जो संट होते हैं और उसकी फंक्शनिंग, और अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी डिसफंक्शनिंग के क्या साइन एंड सिम्टम्स उस बच्चे में देखते हैं हम, तो ये हाइड्रोसेफेलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी कवर करना है। टॉपिक नंबर 44 है टाइप्स ऑफ प्ले। जो एज वाइज किस एज में कौन सा प्ले बच्चे के लिए होता है, वो यहाँ पे अपन एक छोटा सा निमोनिक बना के याद रखते हैं स्पाइका से, तो वो टाइप्स ऑफ प्ले सारे के सारे हमारे को याद होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 45 है हमारे पास यहाँ पे इमोबिलाइजेशन एंड रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, इमोबिलाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, स्प्लिंट्स क्या होते हैं, प्लास्टर क्या होता है, कास्ट क्या होता है, ट्रैक्शंस क्या होते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है थॉमस एक्सटेंशन, ब्राउन्स एक्सटेंशन। ठीक है, ये सस्पेंडेड ट्रैक्शंस, ये ट्रैक्शंस पूछे जाते हैं, स्प्लिंट्स पूछे जाते हैं, कास्ट पूछी जाती है, ट्रैक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिस्ट्रेंट्स पूछे जाते हैं, मम्मी रिस्ट्रेंट्स, जैकेट रिस्ट्रेंट्स, बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इमोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में रिस्ट्रेंट्स भी पढ़ने, ट्रैक्शंस भी पढ़ने, स्प्लिंट भी पढ़नी है, कास्ट भी पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टॉपिक नंबर 46 है यहाँ पे रिफ्लेक्सेस इन द चाइल्ड, मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, और बहुत सारे जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे, डांसिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, पिंसर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये सारे जितने बच्चे के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे कवर करने। ठीक है, और ये कब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मोरो रिफ्लेक्स कब तो आता है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, और कब ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीडियाट्रिक की दृष्टि से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनटीडीज, वो भी आपको कवर करना है। मेनिंगोसील, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के टाइप हैं, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया टॉपिक नंबर 47 न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। टॉपिक नंबर 48 है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के अंदर बहुत सारी हमारे को क्या होते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लीवर सिरोसिस के अंदर जैसे कि एक एस्टेरेक्सिस का है, वो क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि एस्टेरेक्सिस है क्या चीज, वो कहाँ मिलेगा, वो सर लीवर सिरोसिस में मिलेगा। इसलिए लीवर सिरोसिस में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्पाइडर एंजियोमा हो गया, स्पाइडर एंजियोमा कहाँ देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, क्यों मिलता है। ठीक है, ऐसे एस्टेरेक्सिस किस में देखने को मिलता है, ये सर लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है, जिसको हम क्रोनिक लीवर डिजीज भी कहते हैं, CLD। ठीक है, टॉपिक नंबर 48। चलते हैं टॉपिक नंबर 49 की तरफ, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर भी हमारे को पढ़ना है, फ्रैक्चर के टाइप्स, फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, और फ्रैक्चर के अंदर ही मैंने आपको जो अभी इमोबिलाइजेशन में चीज़ें बताई थी कि रिडक्शन, रिस्ट्रेंट्स, स्प्लिंट्स, कास्ट, एक्सटेंशन, ट्रैक्शंस, ये सारे के सारे फ्रैक्चर में भी आप कवर कर सकते हो। तो टॉपिक नंबर 49 हो गया फ्रैक्चर। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जॉन्डिस का मैनेजमेंट, जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशंस, ये चीज़ें हमारे को टॉपिक नंबर 50 में कवर करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए टॉपिक
इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स, ठीक है, फॉर अपकमिंग पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ एग्जाम। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास समय रहता है तो आप इनका जो सराउंडिंग टॉपिक्स है आप उनको भी कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस कर पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।